हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी साइकिल चलाए होंगे गाइस, या फिर बाइक चलाए होंगे। सपोज ये आप हो, ये आपकी चोंच है और ये आप जा रहे हो गाइस यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपने एनालाइज किया कि आपकी जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में गाइस यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हवा चलती रहती है। आपने एनालाइज किया हो यहाँ पे, मतलब जब भी हम साइकिल लेकर जाते हैं या गाड़ी लेकर जाते हैं तो उधर से जो हवा आती है यहाँ पे, ये आपको क्या करती है, अपोज करती है। आपको गाइस क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। ओके, या फिर रिस्ट्रिक्ट करती है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, यहाँ पे रेजिस्ट करती करके यहाँ पे, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। इस रेजिस्टेंस को, इस अपोजिशन को ही हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं यहाँ पे। ये जो विस्कोसिटी होती है गाइस यहाँ पे, ये जिस डायरेक्शन में ये फ्लूइड, हवा हमारे लिए क्या हुआ गाइस यहाँ पे, फ्लूइड ही हुआ। ओके, तो ये जो फ्लूइड की जिस डायरेक्शन में रहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। इस फोर्स का नाम होता है गाइस ड्रैगिंग फोर्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। अब ये जो विस्कस फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये एक बंदे ने देखा कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है करके। उन बंदे का नाम था गाइस यहाँ पे स्टोक्स। तो इन्होंने एक लॉ दिया और इन्होंने जिस बॉडी का इस्तेमाल किया वो सबसे इजी बॉडी थी, सबसे इजी शेप था। उस शेप को हम बोलते हैं स्फीयर, क्योंकि सबसे इजी एरिया किसी का निकालना है या फिर दुनिया की सबसे इजीएस्ट बॉडी कौन सी होती है, स्फीयर होती है। तो स्फीयर जिसका रेडियस उनको मालूम था, जिसका रेडियस कितना था गाइस यहाँ पे, आर था। ये जिस फ्लूइड में जा रही थी, जिस पानी में गाइस यहाँ पे ये जा रही थी, जिस पानी में हम इसको लेकर जा रहे थे, ओके, तो जैसे अगर हम इसको इधर सामने लेकर जाएंगे, सामने v वेलोसिटी से लेकर जाएंगे, और ये जो फ्लूइड था इसका खुद का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गाइस, ये था ईटा उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, v उसकी वेलोसिटी थी गाइस यहाँ पे। अब जब ये v वेलोसिटी जाएगा तो इधर एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। मैं यहाँ पे एफ बोलूंगा, आप ड्रैगिंग फोर्स भी बोल सकते हो। तो ये जो ड्रैगिंग फोर्स है, ये ड्रैगिंग फोर्स कितना होता है इस बंदे ने निकाला, और इस बंदे ने पता किया कि ये जो ड्रैगिंग फोर्स होता है, ये ड्रैगिंग फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। इतना ये ड्रैगिंग फोर्स होता है। ये याद रखना, ये जो ड्रैगिंग फोर्स है, ये ड्रैगिंग फोर्स या फिर जिसको मैं विस्कस फोर्स बोलता हूं, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये बॉडी टू बॉडी चेंज होते रहता है। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विस्कस फोर्स फॉर अदर्स बॉडी। तो सबसे इजीएस्ट आपके सिलेबस में दिया है, जिसका नाम है गाइस यहाँ पे स्फेरिकल शेप का दिया है, और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल दिए यहाँ पे। हमने देखे यहाँ पे ये जो स्टोक्स लॉ था गाइस यहाँ पे, ये स्टोक्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता था। तो स्टोक्स लॉ ने क्या कहा गाइस यहाँ पे, द विस्कस फोर्स इज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन गाइस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्फीयर की वेलोसिटी, क्योंकि हम जिसको लेकर जा रहे हैं गाइस वो स्फीयर ही है यहाँ पे, ये बॉडी है, और इस पानी के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर ये बॉल गाइस क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्लो हो रहा है यहाँ पे पानी के अंदर। पानी के ऊपर की बात नहीं किया, पानी के ऊपर की बात हमने इसके पहले कर चुके हैं, मैं पानी के अंदर के बारे में बात किया। तो पानी के अंदर ये v वेलोसिटी से जा रहा है। जब ये v वेलोसिटी जाएगा तो इधर पीछे इस फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, जिसकी वजह से इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको मैं विस्कस फोर्स बोलूंगा Fv। हमें Fv की वैल्यू निकालनी है, जो स्टोक्स ने बोला। तो द विस्कस फोर्स, ये जो विस्कस फोर्स है, इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, देन शेप, मैं बोलूंगा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर शेप ऑफ बॉडी, एंड जो फ्लूइड ले रहे उस फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गाइस यहाँ पे, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर भी गाइस ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इससे हमें पता चला ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये शेप के गाइस यहाँ पे एक तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ये उसके शेप को, अब हम स्फीयर लिए तो स्फीयर का शेप उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, तो रेडियस और किसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है और उसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, कि वो फ्लूइड कितना विस्कस है करके। जैसे पानी में कैसे यहाँ पे हम हाथ इस तरीके से रखते हैं यहाँ पे, वही अगर मैं आपको बोला कि आप हनी के अंदर ओके जो शहद होता है उसके अंदर हाथ मूव करो तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो और ज़्यादा विस्कस होता है। इन तीनों फैक्टर में से इन तीनों फैक्टर का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे पता चलेगा ये ईटा आर वी के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आया बाय दी एक्सपेरिमेंट से कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं हम 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हमें स्टोक्स लॉ ने बताया यहाँ पे कि विस्कस फोर्स जो होता है यहाँ पे किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे ये प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए गाइस यहाँ पे मैं डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करूंगा। हमें अगर इसको प्रूफ करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। आपको क्लास 11th याद होगा, क्लास 11th में गाइस आपको डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाया था, तो डायमेंशन एनालिसिस का मैं इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस में, क्या करते, सबसे पहले F इक्वल टू गाइस यहाँ पे F इक्वल टू मैं ये जो फैक्टर है 6 पाई इसको मैं K मान लेता हूं और ये ईटा आर वी। अब हमें नहीं पता था गाइस यहाँ पे, हमें तो बस ये रिश्ता पता था, ये वाला रिश्ता पता था। यहाँ पे हमें नहीं पता था कि ये ईटा का पावर ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन कितना, ईटा का पावर कितना, एक बार ओके ईटा का पावर 1 2 3 कितना मुझे नहीं मालूम। तो मैंने क्या किया गाइस यहाँ पे, मैंने ये F जैसे का वैसा माना, ये K माना और ये ईटा का पावर A दे दिया, R का पावर B दे दिया और V का पावर मैंने C मान दिया। ओके, अब डायमेंशन एनालिसिस में क्या करते थे, सबसे पहले गाइस यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखते थे। तो आप मुझे बताओ गाइस यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन आप सभी को मालूम है, फोर्स का एक्चुअल यूनिट गाइस क्या है, ओके आप बोलो फोर्स किस में गिनते हैं, न्यूटन में, लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या है गाइस, उसका एक्चुअल सरनेम है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका गाइस एक्चुअल सरनेम गाइस क्या रहेगा यहाँ पे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का हुआ, k तो कांस्टेंट है उसको कोई सॉल्व ही नहीं करेंगे। यहाँ पे रिजिडिटी गाइस यहाँ पे ओके, ये रिजिडिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बताया था इसके पहले के लेक्चर में, इसका यूनिट है पास्कल और क्या आता है गाइस सेकंड। पर पास्कल भी ओरिजिनल यूनिट है क्या, नहीं, पास्कल किसका है, प्रेशर का क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल का ओरिजिनल यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। पर क्या न्यूटन भी ओरिजिनल यूनिट है, नहीं, न्यूटन का ओरिजिनल यूनिट क्या है गाइस यहाँ पे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर जैसे का वैसा इनटू सेकंड। सेकंड के साथ ये सेकंड कैंसिल, मीटर के साथ ये मीटर कैंसिल, तो यहां पर इसके साथ इसके पास क्या आएगा, kg आएगा और क्या आएगा गाइस यहाँ पे नीचे कौन है, सेकंड है और ये क्या बचा है यहाँ पे, मीटर बचा। देन ये गाइस क्या है, रेडियस किस में गिनते हैं हम, मीटर में गिनते हैं, और वेलोसिटी किस में गिनते हैं, मीटर पर सेकंड में गिनते हैं। ये बस आपको लिखना नहीं है ऐसा यहाँ पे एग्जामिनेशन में, अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जामिनेशन में यहाँ पे तो डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे K तो जैसे का वैसा रहेगा, ये डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे 3 क्वांटिटी है तो 3 डब्बे, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम एंड लेंथ मास टाइम। अब मुझे बताइए गाइस यहाँ पे kg किसका सरनेम है, मास का, मास के ऊपर 1, मीटर किसका, लेंथ का, लेंथ के ऊपर 1, सेकंड नीचू है, जो संख्या नीचू होती है ऊपर जाकर -2 हो गई यहाँ पे। ये kg किसका है गाइस यहाँ पे, मास का, सेकंड किसका, टाइम का, ऊपर जाके -1, मीटर किसका, लेंथ का, ऊपर जाकर -1। ओके, हम किससे मल्टीप्लाई किए थे, a से, तो यहाँ पे a आएगा। देन मीटर किसका, लेंथ का, बाकी तो 0 रहेगा, तो लेंथ इसका क्या है सरनेम, मतलब पावर कितना है, b है। देन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर किसका, लेंथ का, सेकंड किसका, टाइम का, नीचू है ऊपर जाकर -1, ये 0। पावर कितना है इसका, c है, तो यहाँ पे भी c। अब मैं क्या करूंगा गाइस यहाँ पे, अब ये k जैसे का वैसा, इन सभी लेंथ की टर्म को एक साथ लाया है, लेंथ -1 इंटू ए माइनस ए, यहाँ पे 1 इंटू बी गाइस यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा, b इंटू 1 b। लेंथ की टर्म को एक ही बार लिखा, एक यहाँ पे 3 बार है, मैंने एक ही बार लिखा, 1 इंटू सी हो जाएगा, तो ये c हो गया। ठीक है, -1 इंटू ए माइनस ए, 1 इंटू बी और ये 1 इंटू सी आ जाएगा। इसके बाद में मैंने मास की टर्म लिखा, मास के ऊपर कितना है, 1 है, 1 इंटू ए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सी 0 हो जाएगा। देन टाइम के ऊपर ये -1, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, इधर तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे -c आ जाएगा। ठीक है, ओके, -1 इंटू सी माइनस सी।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे? L1 m1 t का पावर -2 के साथ कंपेयर करते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है। इससे हमें क्या पता चलता है कि -a + b + c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m का पावर गाइस, a की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से? ओके, यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। a की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे? 1 मिली। और -a - c इसकी वैल्यू कितनी मिली गाइस यहाँ पे? -2। अब मैंने क्या किया गाइस यहाँ पे, यहाँ पे 1 a की वैल्यू कितनी है? 1 है। इस 1 को यहाँ पे पुट किया, -1 उधर जाकर कैसे क्या हो जाएगा? +1। तो यहाँ पे -1 आया, माइनस कैंसिल, c की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई। ओके, उसके बाद में मैंने a और c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो -a + b + c इक्वल टू कितना है? 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है गाइस यहाँ पे? वही निकालनी है। c की वैल्यू कितनी है? 1 है, इक्वल टू 1। ये +1 -1 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी है? 1 है। मतलब हमें पता चला यहाँ पे ये जो फैक्टर था, ये फैक्टर गाइस यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। b की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। c की वैल्यू कितनी? 1 आई। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था गाइस यहाँ पे FV इज डायरेक्ट इक्वेशन टू n का पावर 1 r का पावर 1 v का पावर 1 आ रहा है हमारा भी आंसर। ओके, हमारा भी आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे? F इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे k n का पावर 1 r का पावर 1 v का पावर 1 आ रहा है हमारा भी आंसर। ओके, यहाँ पे भी हम a b और c लिख लेते, ठीक है। आ रहा है यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है यहाँ पे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझ जाते हैं। अब बाय द ऑब्जर्वेशन, बाय द एक्सपेरिमेंट उन्होंने फाइंड आउट किया गया यहाँ पे कि f जो k की वैल्यू है वो 6 पाई आई, 6 पाई ईटा r v। तो ये हमें फॉर्मूला मिला गया इससे यहाँ पे किसका? स्टोक्स लॉ का। ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए गाइस? यहाँ पे स्पेरिकल बॉल के लिए वैलिड है। बाकी अदर ऑब्जेक्ट के लिए इसके FD के जो हम बोलेंगे विस्कस फोर्स या फिर ड्रैगिंग फोर्स, इसके अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 मिनट में देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। गाइस ये बुक का एग्जाम्पल नंबर है 2.8। क्या बोला है? एक स्टील बॉल है विथ अ रेडियस 0.3 mm। हमें रेडियस दिया है गाइस यहाँ पे 0.3 mm। ओके, 0.3 मिली का मतलब 10 का पावर -3 मीटर। फॉलिंग विथ अ रेडियस 2 मीटर एट अ टाइम, फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी चाहिए था। फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नीचे आ रहा। ओके, एट अ टाइम t गाइस, यहाँ पे टाइम t लग रहा है उसको। थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विथ अ ग्लिसरीन, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर गाइस ग्लिसरीन है, एक बॉल नीचे आ रहा है गाइस यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ग्लिसरीन होगा तो ग्लिसरीन की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होगा। कितना दिया है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से शो करती है। ईटा कितना दिया है? 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये दिया है हमने को ईटा। डिटरमाइन द विस्कस फोर्स, हमें विस्कस फोर्स निकालना है। हमें गाइस क्या बोला है यहाँ पे? विस्कस फोर्स, हमें FD निकालना है। क्या है हमारा FD का फॉर्मूला? FD होता है गाइस यहाँ पे 6 पाई ईटा r v, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने FD निकालना है, 6 पाई की वैल्यू 3.14, ईटा कितना दिया गाइस हमें यहाँ पे? दिया है 0.833 इंटू r दिया है यहाँ पे 2 मीटर और ये दिया है 0.3। वेलोसिटी दी है उसकी वेलोसिटी दी है यहाँ पे, वेलोसिटी दी है उन्होंने, रेडियस दिया है 0.3 इंटू 10⁻³ और आपका वेलोसिटी दिया उन्होंने 2। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू रखे, हम जानते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे 3.14 इंटू 2 गाइस यहाँ पे 6.28, तो 6.28 हो गया। 6 तिया 18, तो गाइस यहाँ पे इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ हो गया और 0.833 है यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करोगे गाइस यहाँ पे, ये आपको इजी यहाँ से सॉल्व करना इजी तरीके से आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 9.422 इंटू 10⁻³ फोर्स है तो न्यूटन में गिनेंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। ओके, अभी हम देखते हैं इसके बाद में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, आपने बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखेगा इसे यहाँ पे। बारिश के जो बादल होते हैं, ये बादल जमीन से कम 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर इतना ऊपर बनते हैं। कितना? 2000 मीटर। ये 2000 मीटर ऊपर एक बादल बनते हैं।
अब इन जो बादल की जो बूंदे हैं, ये जो बूंदे हैं यहाँ पे, अगर मैं काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, तो काइनेमेटिक्स जब ये यहाँ से नीचे गिरेंगी तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेंगी? 0। कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है? तो सर इसको खींचने वाली ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 मान लूंगा। ठीक है, तो नीचे गिरेंगी और ये हो सर आप। ठीक है, अब जी ये बूंदे नीचे गिरेंगी तो ये बूंदों की वेलोसिटी कितनी रहेंगी मेरे ऊपर? सर आप यहाँ से 2000 मीटर नीचे हो, ओके, बादलों से जो पानी है वो 2000 मीटर इतनी हाइट पे है। तो हम बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करके गाइस यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलता है काइनेमेटिक्स? v² = u² + 2as। ये कहता है काइनेमेटिक्स। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? वही निकालना है फाइनल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी माना हमने? 10 माना। और ओके, v² u² + 2as गाइस यहाँ पे है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2000। तो टोटल हुआ गाइस यहाँ पे 40,000। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो ये नियर अबाउट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब पक्के से आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब सोचने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो बूंदे हैं जो मुझ पर गिरेंगी कितना? 200 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ मेरे ऊपर गिरेंगी तो ये फटना तय है। ये फट सकता है गाइस, यहाँ पे फूट सकता है, अंदर घुस सकती है बूंदे। पर ऐसा होता है क्या एक्चुअल में? नहीं। क्यों? क्योंकि होता गाइस क्या है यहाँ पे कि जो बादल की जो बूंदे हैं, जब ये बूंदे नीचे गिरती है यहाँ पे, तो नीचे गिरते हुए उसको एक रेजिस्ट करता है। कौन? एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है ये उसके वेलोसिटी को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। तो ये नीचे जाना चाहती है बिकॉज इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है यहाँ पे। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक फोर्स है जिसका नाम अभी हमने पढ़े। कौन सा पढ़ेगा इस यहाँ पे? जिसको हम ड्रैगिंग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स कहते हैं। ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स हमें बचाता है यहाँ पे। ओके, और इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी गाइस अप्रोक्सीमेटली आ जाती है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाती है। कितनी अच्छी बात है ना? 200 गिरना चाहिए लेकिन गिरती नहीं है। कितनी गिरती? 10 मीटर पर सेकेंड बराबर यहाँ पे। तो ये बिकॉज ऑफ गाइस कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए जो आपके बुक का दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे बुक में कहा गया है यहाँ पे कि एक कंटेनर के अंदर, ओके, मैं एक फ्लूइड ले रहा हूं, तो ले लेते कंटेनर के अंदर फ्लूइड। ये कंटेनर है गाइस यहाँ पे, इस कंटेनर के अंदर हमने एक फ्लूइड ले लिया, ये कंटेनर के अंदर फ्लूइड है। और यहाँ पर हम एक बॉल, एक स्फेरिकल बॉल यहाँ पर रखे। ये स्फेरिकल बॉल है गाइस यहाँ पे, जिसको इस कंटेनर के अंदर रख रहा हूँ। अब जब मैं इसको डालूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेंगी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेंगी। पर जब मैं इसको डालूंगा गाइस यहाँ पे, इस कंटेनर के अंदर डालूंगा, इस लिक्विड फ्लूइड के अंदर डालूंगा, तो इसका वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे बुलाएगा। सिंपल सी बात है। हम जानते हैं ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की खुद की विस्कोसिटी है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और वो रेजिस्टेंस इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। यहां पर जब ये नीचे जाता है यहाँ पे, तो यहां पर और एक फोर्स लगता है। जैसे आपने कभी बकेट कुएं से निकाले होंगे, जब हम कुएं के अंदर बकेट डालते गाइस यहाँ पे और उसको निकालते, जब तक बकेट पानी के अंदर रहती है तब तक हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है। या फिर आपने कभी गाइस यहाँ पे किसी ड्रम से कोई पानी निकाले होंगे, तो आपने देखे होंगे जब तक वो बकेट पानी के अंदर थी या फिर जब तक वो कोई बॉटल हुआ या फिर कोई कंटेनर हुआ उस कंटेनर के अंदर था, ओके, पानी के अंदर था, तब तक वो हमें हल्का लग रहा था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि नीचे से एक फोर्स है जो हमें सपोर्ट करता है। इस फोर्स का नाम है बायोंट फोर्स। ये जो बायोंट फोर्स है, ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में हमने क्लास 11th में पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से गाइस यहाँ पे नीचे से एक फ्लोटिंग फोर्स आता है, जो गाइस यहाँ पे बायोंट फोर्स आता है, जो चीजों को अप करता है। तो इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे एक अपथ्रस्ट मिलता है गाइस, यहाँ पे एक अपथ्रस्ट मिला, जिसको हम गाइस यहाँ पे BUIONT बायोंट फोर्स बोलेंगे यहाँ पे, और इसको मैं लिखूंगा FU लिखूंगा। मतलब सर यहाँ पर हम ये समझ में आ रहा कि यहाँ पर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? यहाँ पे 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इस बॉडी के ऊपर। पहला फोर्स है वेट mg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड जा रहा। दूसरा फोर्स है
कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स, जो उसको ऊपर, ओके, बिकॉज ये विस्कोसिटी की वजह से आता है, रेजिस्टेंस, लिक्विड के रेजिस्टेंस की वजह से आता है। और तीसरा फोर्स आता है गाइस यहाँ पे, वो क्या है? आपका अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स को Fu बोलूंगा ऊपर। अगर मैं बात किया एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मैं बोल सकता हूँ गाइस यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? mg इक्वल टू गाइस यहाँ पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर इस अकेले बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स कितना आएगा? तो आपने बोले सर जो नेट फोर्स रहेगा सर, टोटल फोर्स कितना है? सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से विस्कस फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है गाइस यहाँ पे? अपथ्रस्ट फोर्स, ये माइनस होगा, और जो भी मिलेगा वो नेट फोर्स होगा। यही जो नेट फोर्स है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब ये बॉल यहाँ से, ये जो स्पीयर है, ये जब स्पीयर यहाँ से नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर इतने जगह पर वेलोसिटी गाइस क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बट जैसे जैसे ये नीचे आता है वैसे वैसे गाइस यहाँ पे सिचुएशन आती है कि आपको पता है जितना स्पीड में जाएंगे उतना विस्कस फोर्स भी बढ़ता है, बराबर। यहाँ पे साइकिल से लेकर जा रहे हवा की स्पीड भी बढ़ रही है, साइकिल से लेकर जा रहे हवा की स्पीड भी बढ़ रही है, तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। एक पॉइंट, ये तो कांस्टेंट है, अपथ्रस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि लिक्विड दे रहा है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा गाइस यहाँ पे, ये तो फिक्स्ड है, mg फिक्स्ड रहेगा। तो चेंज कौन हो रहा? ये जो विस्कस फोर्स है गाइस यहाँ पे, ये विस्कस फोर्स, क्योंकि स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा, इसकी स्पीड बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा। एक पॉइंट वो आता है जहां पर ये जो बॉल है ये रीच करता है जहां पर mg इक्वल टू, ये दोनों फोर्स गाइस यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं यहाँ पे, मतलब Fv प्लस Fu। इससे क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, मतलब इसमें से ये जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहां से जब यहां तक आ रहा है गाइस यहाँ पे, तो यहां तक आया तो यहां तक उसकी स्पीड कितनी हुई गाइस यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड होगी। बट 10 मीटर पर सेकेंड के बाद में हमें पता चलता है कि दोनों की वेलोसिटी क्या सेम हो गई यहाँ पे, मतलब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वजह से जो फोर्स बना रहा, ये फोर्स गाइस क्या बना रहा? सेम बना रहा है यहाँ पे, Fv प्लस Fu, और जिसकी वजह से इसको इक्विलिब्रियम में ला रहा। इक्विलिब्रियम में लाने की वजह से दोनों फोर्स सेम हो गए, mg और Fv प्लस Fu, और वो हो गया नेट फोर्स कितना है? 0 है। अब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स 0 होने का मतलब उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी पर अगर लगातार फोर्स होगा, अगर न्यूटन का हम लॉस देखते हैं यहाँ पे, तो बॉडी पर लगातार क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगेगा, तभी बॉडी लगातार क्या रहेंगी? एक्सेलरेशन में रहेंगी। यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन रहेगा नहीं। मतलब सर ये 10 मीटर पर सेकेंड हुआ तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये जो उसकी स्पीड हुई जो चेंज ही नहीं हुई, इसी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं यहाँ पे। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा डेरिवेशन है गाइस यहाँ पे, उसको डील आउट करते हैं यहाँ पे। उसके लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे, इसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम जानते गाइस यहाँ पे कि हमने एक स्फीयर लिए, स्फीयर का गाइस यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की अपनी डेंसिटी है, तो रो गाइस क्या हुई? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हुई गाइस यहाँ पे। ओके, मैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को रो डैश लिख देता हूँ यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे ये जो बॉडी है, इस बॉडी की भी अपनी खुद की डेंसिटी रहेंगी, रो रहेंगी, क्योंकि एक मेटल से बना है यहाँ पे। तो रो गाइस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या हुआ? ये सॉलिड स्फीयर, उसकी डेंसिटी। अब आप बताओ यहाँ पे इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? तो एट इक्विलिब्रियम गाइस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इसके ऊपर एक गाइस mg किसके बराबर होगा? एक तो फोर्स लग रहा है गाइस यहाँ पे कौन सा? Fv, और एक फोर्स लग रहा है गाइस यहाँ पे, ओके, अपथ्रस्ट फोर्स Fu। यही फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम में यही हो रहा है गाइस यहाँ पे। अब हमें पता है यहाँ पे इसका अपना रेडियस है, रेडियस r है, और मुझे इसका मास निकालना है, तो मैं इसका मास निकाल सकता हूं क्योंकि इसकी खुद की डेंसिटी है। तो डेंसिटी रो ऑफ स्फीयर इज, रो इक्वल टू गाइस क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई, इसका रेडियस r है तो r का क्यूब। तो मास आ जाएगा गाइस यहाँ पे आपका रो इंटू 4/3, इसको लिख सकता हूं मैं 4/3 पाई r का क्यूब इंटू रो। ठीक है,
देन अब हम जानते हैं यहां पे ये Fv फोर्स, तो गाइस यहां पे हमें मालूम है जब भी हमने निकाले थे Fv फोर्स कितना आया था, विस्कस फोर्स कितना आया था गाइस, 6 पाई ईटा आर वी आया था। तो इसके बारे में तो हमें मालूम है यहां पे, इसके बारे में मालूम है यहां पे, ये 6 पाई ईटा आर वी आया था। और हमें अपथ्रस्ट के बारे में जानना है। अपथ्रस्ट क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमें अभी बताया यहाँ पे कि गाइस जो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में बताया था मैंने यहाँ पे कि जो बॉडी रहती है वो बॉडी गाइस क्या करती है, अपथ्रस्ट करती है, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना गाइस वो पानी को डिस्प्लेस करती है यहाँ पे। तो जितना डिस्प्लेस किया मतलब वॉल्यूम जितना रहेगा, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी, उसकी डेंसिटी जितनी रहेंगी उतना गाइस यहाँ पे वो क्या करेगा, ओके लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एंड अपथ्रस्ट फोर्स इज, जो अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा वो अपथ्रस्ट फोर्स भी कितना रहेगा गाइस यहाँ पे, तो अपथ्रस्ट फोर्स गाइस इसी के बराबर रहेगा, ये कितना रहेगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो डैश, लिक्विड की डेंसिटी मैंने क्या माना, रो डैश माना, बराबर। यहाँ पे ये फोर्स हुआ गाइस यहाँ पे, और फोर्स को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, जी से, तो ये हुआ अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा। अब मैं सभी वैल्यू गाइस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ये mg जैसे का वैसा, mg m के जगह पे मैंने क्या लिया, m के जगह पे क्या लिया 4/3 पाई r का क्यूब इंटू रो, और ये g जैसे का वैसा। Fv की वैल्यू कितनी बेटा, Fv की वैल्यू है 4/3, नहीं सॉरी Fv की वैल्यू कितनी हमने जब भी देखे थे 6 पाई ईटा आर वी आता है, प्लस ये आएगा 4/3 पाई आर का क्यूब रो डैश इंटू जी। अब मैंने क्या किया गाइस यहाँ पे, ये 6 पाई ईटा आर वी जैसे का वैसा, ये इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे, इनमें कॉमन क्या है 4 पाई आर क्यूब है और जी है, 4 पाई आर क्यूब जी को कॉमन निकाला, ये बचा रो माइनस रो डैश, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, और टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे छुपी है, तो ये v जैसे का वैसा मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 2 के टेबल में 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये r और ये r का क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे बचा गाइस क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 r का स्क्वायर, ओके, ये g बचा रो माइनस रो डैश, नीचे कितना है गाइस यहाँ पे, ये 3, ये ईटा, ये आया यहाँ पे, नीचे 3 था पहले से, ये 3 पहले से था यहाँ पे 3 ईटा, ओके, ये आई टर्मिनल वेलोसिटी, कितनी आई 3 3 9, तो ये 2r का क्यूब इंटू जी रो माइनस रो डैश अपॉन 3 3 9 ईटा, ये आई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। अगर मुझे फ्लूइड की विस्कोसिटी निकालना है कि ओके, तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला गाइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2r का क्यूब जी रो माइनस रो डैश अपॉन 9 इंटू वी, ये आ जाएंगी विस्कोसिटी। इस तरीके से हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ये टर्मिनल वेलोसिटी बहुत काम की चीज़ है, ओके। अगर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आई यहाँ पे तो इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़बरदस्त आते हैं एग्जामिनेशन में, और आते ही है, ओके, कंपल्सरी रहता है यहाँ पे, हर 2-3 सालों के बाद में, 1-2 सालों के बाद में हमको दिखेगा ही। तो टर्मिनल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, तो फॉर्मूला याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2r का क्यूब, एक मिनट 2r का स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, 2r का स्क्वायर इंटू जी रो माइनस रो डैश अपॉन 9 ईटा, ओके। चलिए इसके ऊपर का एक बेहतरीन न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे बुक का सॉल्व क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे बुक का सॉल्व क्वेश्चन 2.9 स्पेरिकल ड्रॉप है गाइस ऑयल का, इस फॉल्ट इन अ कांस्टेंट स्पीड, गाइस कांस्टेंट स्पीड से ऊपर से नीचे गिर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हमें टर्मिनल वेलोसिटी दी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड दी है यहाँ पे। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का रेडियस हमें निकालना है। डेंसिटी कितनी दी है यहाँ पे, दी है डेंसिटी रो दी है गाइस यहाँ पे 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी को हम रो डैश लिखते, और बोला है डेंसिटी ऑफ एयर इज, एयर की डेंसिटी दी है गाइस यहाँ पे, कितनी दी है यहाँ पे, दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गाइस दी है कितना, ईटा, दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 पॉइस,
और जी दिया है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितने भी क्वांटिटी है सभी के सभी गाइस यहाँ पे सीजीएस में है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक आध भी होता गाइस यहाँ पे तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन है नहीं यहाँ पे, सभी के सभी सीजीएस में है, तो हमारा काम और इजी कर दिया यहाँ पे। हमने गाइस यहाँ पे ईटा का फॉर्मूला पढ़े थे। यहाँ पे ईटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 2/9 आर का स्क्वायर रो माइनस रो डैश अपॉन वी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ेगा इसे यहाँ पे, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस रो डैश अपॉन वी पढ़े। हमें आर निकालना है, तो मैं आर को जैसे कहा वैसा, ये 9 ईटा वी अपॉन नीचे आएगा 2 रो माइनस रो डैश, 9 जैसे का वैसा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? इट्स 1.8 इंटू 10 टू द पावर, ये स्क्वायर था, 1.8 इंटू 10 टू पावर -4। वी की वैल्यू गाइस कितनी दी है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। 2 जैसे का वैसा। व्हाट इज रो? रो दिया है 1 एंड रो डैश दिया है गाइस यहाँ पे, रो डैश कितना दिया है? रो डैश कितना दिया है यहाँ पे? 0.9, ठीक है यहाँ पे। और कुछ नहीं लिखेगा, हाँ यहाँ पे जी नहीं लिखी, जी चाहिए था गाइस यहाँ पे, तो ये जी रहेगा, ये जी यहाँ पे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आएंगे यहाँ पे? 980, ठीक है। ये आर है, इधर जाकर गाइस यहाँ पे ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसको गाइस अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू आती है यहाँ पे 0.574। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आपको आता है सॉल्व करना, इसको अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं बोला 9 4 36, और ये 1.8 इंटू 10 टू पावर -4, ये 2 आएगा, 1 में से ये 0.1 और ये 980, ठीक है। ये पॉइंट इसके साथ हट जाएगा, तो ये 980 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में है यहाँ पे। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे? हमें मालूम है 36 इंटू 18 कितना होगा? 108, 36, 54, और ये हो जाएगा 5 और ये 6, 648 हो जाएगा यहाँ पे। 648 पॉइंट एक संख्या पहले है यहाँ पे, तो ये 68 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 90 8 2 16 9 2 18 19 196 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 10 टू पावर -4 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, 10 टू पावर -2 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे करेंगे? 1/2 लॉग ऑफ, बाहर आएगा एंटी लॉग, यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए 1/2 निकालना पड़ता, लॉग किसका गया? 64.8 माइनस लॉग ऑफ 196। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर 0.574 मिल जाएगा। हम रेडियस गिन रहे हैं, तो रेडियस किस में रहेगा? मीटर में। होप सॉल्व कर रहे होंगे इसको, प्लीज़ कैलकुलेशन खुद से कीजिए, ओके। कुछ नहीं आया तो पूछिए मुझे, ओके, कमेंट कीजिए कि कैलकुलेशन नहीं आया या आया कि नहीं करके। ये टॉपिक आपका हो जाता है यहाँ पे। अगर कोई बुक का क्वेश्चन होता है तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, देख लेता बुक का कोई क्वेश्चन है क्या करके।